हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चौधरी वाईएसटी आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने जो अशोक है उसके बारे में पढ़ा था। मौर्य साम्राज्य के अंदर मौर्य काल के शासकों के अंदर अशोक के बारे में पढ़ा, अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ा, शिलालेख, गुहालेख और उसके अलावा स्तंभ लेख, लघु शिलालेख, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। जैसा कि आपको मालूम है कि अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा, उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? मौर्य प्रशासन के बारे में, कि उस समय का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता था, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा हम लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं मौर्य प्रशासन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और मौर्य प्रशासन के अंतर्गत अगर बात की जाए तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मौर्य प्रशासन। अब देखिएगा मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्य प्रशासन के बारे में अगर साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत देखा जाए तो हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो किस प्रकार प्राप्त होती है। बृहदत्त के बारे में बात की जाए तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य वंश का क्या बताया जाता है? अंतिम शासक बताया जाता है बृहदत्त। इस बृहदत्त अंतिम शासक का मौर्य काल के अंदर जो प्रशासन है, अगर देखा जाए केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, और केंद्रीकृत शासन जो व्यवस्था होती है वो नौकरशाही पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? नौकरशाही। यानी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, नौकरशाही के ऊपर पूरी डिपेंड करती है कि नौकरशाही किस तरीके की थी वहां की, उसके बारे में हमको जानकारी देती है। दूसरी चीज अगर बात की जाए चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ किया है उन्होंने। मौर्य की शासन पद्धति की एक प्रमुख विशेषता वो मैंने आपको बता दी थी, वैदिक नौकरशाही इनके शासन की प्रमुख विशेषता है। दूसरी चीज मौर्य शासन की झलक को अगर देखा जाए तो हमको मुख्य रूप से जिन ग्रंथों से हमको मौर्य शासन की झलक प्राप्त होती है उनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मेगस्थनीज की इंडिका। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनसे हमको उस काल विशेष के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो इस काल में राजतंत्र का विकास हुआ, लेकिन गणतंत्र का क्या हुआ है? ह्रास हुआ है। यानी कि शासन की व्यवस्था कैसी है? राजतंत्रात्मक है। कैसी है? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक मतलब राजा का पद जिसमें होता है। शासन व्यवस्था कैसी है? राजतंत्रात्मक होती है। कौटिल्य ने के सप्तांग सिद्धांतों के अंदर राज्य के 7 अंग बताए। कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया, इसका नाम है सप्तांग सिद्धांत। अब बेटा सप्तांग सिद्धांत क्या है? कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत क्या है? उसने राज्य के 7 अंग बताए। सप्तांग सिद्धांत के अंदर बताया, उसने बताया राजा, आमत्य, राजा है, आमत्य है, दुर्ग है, राजा है, आमत्य है, दुर्ग है, कोष, सेना और मित्र। राजा, आमत्य, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र और लास्ट है जनपद, ठीक है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कितने में मिलते हैं? 7 अंग मिलते हैं। 7 अंग में कौन कौन से? राजा है, आमत्य है, दुर्ग है, कोष है, सेना है, मित्र है और जनपद है।
कौटिल्य ने अपना जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र के अंदर सप्तांग सिद्धांत दिया है। कौन सिद्धांत दिया है? सप्तांग सिद्धांत। राज्य के 7 अंग होते हैं, राजा, आमत्य, दुर्ग, पूष, सेना, मित्र और जनपद। ये 7 अंगों के बारे में कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के अंदर बताता है। ठीक है, अगर देखा जाए मौर्य काल के अंदर शासन जो व्यवस्था थी, क्या थी बेटा? शासन जो व्यवस्था थी मौर्य काल के अंदर, वो परिवार जो हुआ करते थे वो परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करते थे, राजत्व के समर्थक थे। अशोक ने अपने बृहद शिलालेख 4 में कहता है, अशोक है वो अपने बृहद शिलालेख 4 में कहता है, क्या कहता है? समस्त सभी मनुष्य मेरी संतान है। क्या कहता है अशोक? सभी मनुष्य मेरी क्या है? संतान है। अशोक क्या कहता है? सभी मनुष्य, चतुर्थ बृहद शिलालेख के अंदर बात चल रही है। अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। यानी हम इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वह राजा प्रजा के कल्याण और हित को काफी महत्व देते थे। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी, जो राजा को प्रशासन से संबंधित सलाह दिया करती थी। राजा मंत्री परिषद की सलाह के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय राजा का। यानी कि राजा के लिए क्या हुआ करती थी? मंत्री परिषद हुआ करती थी। ठीक है, मंत्री परिषद राजा को कार्यों के लिए क्या देती थी? सलाह देती थी। क्या देती है बेटा? सलाह देती है। मंत्री परिषद राजा को कार्यों के लिए सलाह देती है, लेकिन राजा बाध्य नहीं है कि वह मंत्री परिषद के परामर्श को स्वीकार करे। वह चाहे तो स्वीकार कर सकता है, वह नहीं चाहे तो स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, सामान्यतः मौर्य काल के अंतर्गत अगर बात की जाए, आमत्य प्रशासनिक कार्य में सम्मिलित विशाल प्रशासनिक वर्ग को कहा जाता है। जो आमत्य जो शब्द है, ये जो आमत्य है, ये प्रशासनिक कार्यों में संलग्न एक बहुत बड़े प्रशासनिक वर्ग हुआ करता था, और इस प्रशासनिक वर्ग के द्वारा शासन को चलाया जाता था। ठीक है, मैंने अर्थशास्त्र में तीर्थ अधिकारी, जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे, 18 तीर्थ हैं जो शीर्षस्थ अधिकारी हुआ करते थे अर्थशास्त्र के अंदर। शीर्षस्थ अधिकारी इसमें अर्थशास्त्र के अंदर उनको क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया। क्या गया? तीर्थ। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 18। कितनी संख्या बताई गई है? 18। शीर्षस्थ अधिकारी कौन था? तीर्थ कहा जाता था, और तीर्थ की संख्या कितनी बताई है? 18 बताई गई। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं मौर्य प्रशासन को पढ़ रहे हैं, और मौर्य प्रशासन के अंदर हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो ये मेरे को 2-3 वीडियो के अंदर ये मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करा पाऊंगा। उससे पहले अशोककालीन प्रांतों के बारे में हमको पढ़ना है कि अशोक काल के अंतर्गत सामान्यतः प्रांतों की संख्या कितनी थी, कौन कौन से प्रांत थे अशोक के काल के, उनके बारे में हमको जानना अति आवश्यक। अशोककालीन प्रांत और अशोककालीन प्रांत क्या है? अब देखिए, इनके प्रांत और राजधानी दोनों बता दूंगा। प्रांत और राजधानी, अशोककालीन प्रांत है और उनकी राजधानी। देखिए, उत्तरापथ, पहला प्रांत कौन सा है? उत्तरापथ। दूसरा कौन सा है? अवंती।
दूसरा कौन सा हो गया? अवंती। पहला हो गया उत्तरापद, दूसरा कौन सा हो गया? अवंती। तीसरा हो गया दक्षिणापद। उत्तरापद, अवंती, दक्षिणापद और उसके बाद में कलिंग ग्राम। कौन सा हो गया? कलिंग प्रांत। उत्तरापद हो गया, अवंती राष्ट्र हो गया, कलिंग प्रांत हो गया, दक्षिणापद हो गया। ठीक है। अब उत्तरापद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ठीक है। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। अवंती की राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैन। कलिंग प्रांत की राजधानी कौन सी हुई थी? तोसली। ठीक है। दक्षिणापद की राजधानी हुआ करती थी स्वर्णगिरी। तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी और तोसली। उसके पश्चात में राज्य का मुख्य केंद्र जो हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? पाटलिपुत्र। ठीक है। जहां से शासक क्या किया करता था? शासन को किया करता था। क्या किया करता था? शासन को किया करता था। ये तो प्रांत मुख्य क्या था? पाटलिपुत्र, जो क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। और यहां से शासक क्या करता था? शासन को किया करता था। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हमारे यहाँ 18 तीर्थ कौन कौन से थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने अशोकपाली ब्राह्मणों के बारे में पढ़ेंगे, 18 तीर्थों के बारे में और हम देख लेते हैं। 18 तीर्थ कौन कौन से उनके बारे में हमको देखना आवश्यक है। अब बेटा हमारे कितने रह गए? 18 तीर्थों के बारे में बात करें। इनके बारे में बात कर रहे हैं 18 तीर्थ, जो कौटिल्य ने किसने बताया है? अपने अर्थशास्त्र के अंदर। किसमें मिलता है हमको जानकारी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों की संख्या मिलती है? 18 तीर्थ। कितने? शीर्षस्थ अधिकारी, जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे उनको 18 तीर्थ कहा जाता था। अब 18 तीर्थों के अंदर कौन कौन से? पुरोहित। पहला कौन सा होता था? पुरोहित। ठीक है। मंत्री, ठीक है। पहला हो गया पुरोहित, दूसरा हो गया मंत्री, तीसरा हो गया सेनापति, चौथा हो गया युवराज, पांचवा हो गया दो बालिक। पांचवा कौन सा हो गया? दो बालिक, जो राजमहलों की देखभाल करता था। छठा हो गया दंडपाल। छठा कौन सा हो गया बेटा? दंडपाल हो गया। सातवां हो गया दुर्गपाल। आठवां हो गया अंतपाल। आठवां कौन सा हो गया? अंतपाल। नौवां जो हो गया आंतेवासिक। नौवां कौन सा हो गया? आंतेवासिक। ये कौन सा है? नौवां है। आंतेवासिक कौन होता था? हड़म का प्रमुख, यानी जहां पर रानियां निवास किया करती थी। 10वां हो गया प्रशास्ता। कौन सा हो गया? प्रशास्ता। ठीक है। प्रशास्ता के बाद में 11वां हो गया नायक।
12वां हो गया व्यवहारिक, 11वां क्या हो गया नायक, 12वां क्या हो गया व्यवहारिक, 13वां प्रदेशता, 14 नागरिक। मैं इसलिए कहता हूं कि आपको दिखता हुआ चले साथ में नागरिक जो नगर का अधिकारी हुआ करता था, 15 समाहर्ता, 16 संधिहर्ता, 16 कौन सा हो गया संधिहर्ता, जो संधि किया करता था उसको क्या कहा जाता संधिहर्ता। ठीक है, संधिहर्ता। 17 कर्मांतिक, 17 कौन सा हो गया कर्मांतिक। ठीक है, 18 हो गया मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष। तो ये बेटा कितने हो गए 18 अधिकारी। 18 अधिकारियों के बारे में किसमें बताया गया है, 18 अधिकारियों के बारे में किसमें बताया गया है बेटा, ये बताया गया है 18 अधिकारियों के बारे में मोटे के अरसान। तो ये आपका 7वां में यहां लिख रहा हूं। ठीक है, 7वां और 8वां इधर लिख रहा हूं, शायद आपको दिखने में दिक्कत आएगी इसमें। 7वां जो है आपका वो दुर्गपाल और 8वां है आपका अंतपाल। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में 17 कर्मांतिक। 7वें में क्या है बेटा कर्मांतिक और 18वें मंत्री परिषद अध्यक्ष। तो ठीक है, और मुझे आशा है कि आपको ये आराम से साफ साफ दिखेगा। मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया है इसको। अब देखिए पुरोहित कौन हुआ करता था, मुख्य पुजारी हुआ करता था। कौन तो भाई मुख्य पुजारी, जो पूजा पाठ के काम किया करता था वो मुख्य पुजारी कौन हुआ करता था, पुरोहित हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में मंत्री हुआ करता था, मुख्यमंत्री कह सकते हैं इसको, तो किसका कह सकते हैं मुख्यमंत्री। सेनापति सेना का नायक हुआ करता था, युवराज राजा का पुत्र हुआ करता था, दोवारिक। ठीक है, दोवारिक अगर देखा जाए तो दोवारिक के लिए हम कह सकते हैं राजमहलों की देखभाल करने वाला, जो राजमहलों की देखभाल करता था वो कौन था, द्वारिक का। दंड नायक हुआ करता था, पुलिस प्रमुख। कौन हुआ करता था बेटा, पुलिस प्रमुख दंड नायक। दुर्गपाल हुआ करता था, दुर्ग का रक्षक, जो दुर्ग के भीतर रखता था। और अंतपाल हुआ करता था, ये तो दुर्ग के अंदर। ये दुर्ग के बाहर। ठीक है, देखा करता था। अब आगे आपका आंतेवासिक। आंतेवासिक कौन है, हरम का प्रमुख। जहां पर रानी निवास करती है उसको क्या कहा जाता है, हरम कहा जाता है, तो उसका प्रमुख हुआ करता था। 10वां आता है आपका प्रशस्ता। तो प्रशस्ता कौन होता है, राजा राज आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला। प्रशस्ता कौन होता है, जो राज आज्ञाओं को, राज्य आज्ञाओं को
लिपिबद्ध करता है वो कौन कहलाता है? प्रशस्ता कहलाता है। जो राजज्ञाओं को क्या करता था? लिपिबद्ध करता था, लिखता था, उनको क्या करता था? और उनको उसको प्रशस्ता कहा जाता था। नायक सेना का प्रमुख संचालक होता था, सैन्य संचालक होता था, सैन्य संचालक कौन हुआ करता था? सैन्य संचालक हुआ करता था ये नायक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यवहारिक के बारे में बात की जाए तो ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। कौन हुआ करता था? मुख्य न्यायाधीश। धर्मस्थलीय न्यायालय जो हुआ करते थे उनका मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था कौन? व्यवहारिक, प्रतिष्ठा, फौजदारी जो न्यायालय हुआ करते थे। कौन से न्यायालय? फौजदारी। फौजदारी न्यायालय का क्या होता था? न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका प्रतिष्ठा। उसके बाद नगर का शासनाधिकारी जो नगर का रक्षक हुआ करता था। शासनाधिकारी नगर का कौन हुआ करता था? ये शासनाधिकारी हुआ करता था। समाहर्ता, अब देखिए समाहर्ता कौन है? कर संग्रह करने वाला। कर संग्रह करता। संधिहर्ता, संधिहर्ता का मतलब हो गया आपका संधिहर्ता कोषाध्यक्ष। संधिहर्ता कौन हो गया आपका? कोषाध्यक्ष हो गया बेटा। ठीक है, उसके पश्चात में कर्मांतिक खान प्रमुख अधिकारी। खानों का अधिकारी जो खान हुआ करती थी जिनसे वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। ये 18 तीर्थों के बारे में किसमें बताया गया है? किसमें बताया गया बेटा? ध्यान रखना, 18 तीर्थों के बारे में किसमें बताया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है। किसमें बताया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है। ये संधिहर्ता भी शायद आपको नहीं दिख पाया तो मैं इसको भी ऊपर लिख देता हूं। संधिहर्ता, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। कौन हुआ करता था? ये कोषाध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पर कौटिल्य ने के द्वारा कितने तीर्थों की बात की है? ये बेटा 18 तीर्थ। पुरोहित कौन हो गया? मुख्य पुजारी हो गया। मंत्री मुख्यमंत्री हो गया। सेनापति सेना का अध्यक्ष हो गया। युवराज राजा का पुत्र हो गया। दोबारे कौन है? राजमहलों की देखभाल करने वाला। दंडपाल कौन है? पुलिस प्रमुख है। दुर्गपाल कौन है? दुर्ग के अंदर की देखभाल करने वाला। अंतपाल कौन है? दुर्ग के बाहर की देखभाल करने वाला। ठीक है, अंतवेशिक हो गया। प्रशस्ता राज्यों की राज्य आज्ञाओं का, राज्य की जो आज्ञाएं होती है उनको लिपिबद्ध करके रखने वाला कौन है? अंत्यस्तर हो गया। उसके बाद में आता है नायक, सैन्य संचालक हो गया। व्यवहारिक कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। कौन से न्यायालयों का? धर्मस्थलीय न्यायालयों का। क्योंकि मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थलीय और फौजदारी। और ये धर्मस्थलीय न्यायालयों का कौन था? अधिकारी था। इसके पश्चात में नागरिक प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा कौन सा है? फौजदारी जो न्यायालय है उसका न्यायाधीश। नागरिक कौन है? नगर का शासन अधिकारी। समाहर्ता कौन है? कर संग्रह करने वाला कर्ता। संधिहर्ता कोषाध्यक्ष। कर्मांतिक खानों का अधिकारी। और उसके पश्चात मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का प्रमुख।
तो बेटा इस समय अगर देखा जाए मौर्य काल के अंतर्गत 18 तीर्थों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, और ये 18 तीर्थों के बारे में जो हमको जानकारी प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। मौर्य प्रशासन के चलने कल राजस्व प्रशासन, सैन्य विभाग आदि के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा अशोक का आज मौर्य प्रशासन ने पढ़ाया। आशा है कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ में। आज मुझे आज्ञा दीजिए बेटा, आज के लिए बस।